है नहीं आ गया है? ओके। मुझे ये बताओ कि ये स्लाइड आपको शेयर हो रही है, वर्ड की फाइल शेयर हो रही है? और हम सब 2 मिनट वेट करेंगे, फिर जैसे ही बच्चे आते हैं हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। पहले मुझे बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर है, और ये आपको नंबर स्पैन मैनिपुलेशंस वाली जो वर्ड फाइल है ये आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही? चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड फाइल है, ये ऑर्थोपेडिक डेविड ये अपना ऑर्थोपेडिक मेडिसिन जो सीरियक्स था, डॉक्टर जेम्स सीरियक्स, उनकी बुक से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम ये भी एक एविडेंस ही है कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो बेसिकली, तो वो भी एक एविडेंस ही है काइंड ऑफ। ओके, तो इसी को हम प्रोसीड करते हैं। टॉपिक क्या है? लंबर स्पाइन मैनिपुलेशन, मतलब लंबर स्पाइन की जो मैनिपुलेशंस करते हैं, तो वो किन चीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पहले तो ये कि सीरियक्स की मैनिपुलेशन क्या है, वो दूसरों से डिफरेंट कैसे है। सीरियक्स ने ज्यादातर जितनी भी मैनिपुलेशन दी है उसमें थ्रस्ट तो दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर सीरियक्स का जो फोकस है वो पोजिशनल मैनिपुलेशन के ऊपर है। वो कहता है कि किसी भी ज्वाइंट को आप एंड रेंज पे पोजिशन बनाकर ले आए और कुछ टाइम वहां पे रखेंगे, लाइक 1 मिनट या 30 सेकंड वहां पे रखेंगे, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन उसको कैसे पढ़ना, वो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उनकी इंडिकेशन, उनकी काउंटर इंडिकेशन क्या है। सबसे पहले मैनिपुलेशन क्या है कि प्रिंसिपल एम ऑफ मैनिपुलेशन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि फॉर ऑल द अर्ली ट्रीटमेंट प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द क्रोनिक बैक पेन। हम लंबर स्पाइन की बात करेंगे, तो इधर लंबर मैनिपुलेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होगा कि जिन पेशेंट्स में क्रोनिक बैक पेन है वो जाहिर सी बात है ना हो, उनको अवॉइड किया जाए। तो ये इसका प्रिंसिपल एम है। मैनिपुलेट जब हम करते हैं तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मैनिपुलेट, तो इसके ऊपर ना कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले रोटेशनल मैनिपुलेशन है। रोटेशनल मैनिपुलेशन could even cause the worsening of the symptom। रोटेशनल मैनिपुलेशन है जो सिम्टम को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से जो इंट्रा डिस्कल प्रेशर उसको बढ़ा देते हैं। रोटेशनल मैनिपुलेशन जो हम एडवांस कैरोप्रैक्टिक की टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम 2-3 मूवमेंट्स को कंबाइंड करके जब थ्रस्ट दे रहे होते हैं, तो वो आपकी कंडीशन को, डिस्कल प्रेशर को बढ़ा सकता है। मैंने अगेन एंड अगेन कहा है, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट बेसिकली वो बढ़ा सकता है। करेक्ट है, बट द मेजर क्वेश्चन इज डू वी यूज ट्रैक्शन और नॉट, कि हम उसमें मैनिपुलेशन में ट्रैक्शन ऐड करते हैं या नहीं करते। ट्रैक्शन हैज अ टेम्पररी इफेक्ट, दिस इज आल्सो ट्रू। टेम्परेशन जो ट्रैक्शन जब देते हैं, चाहे वो लंबर पे हो, हम लंबर स्पाइन की बात करेंगे ज्यादातर, तो लंबर स्पाइन की जो ट्रैक्शन है उसके भी इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगेन उसके टेम्पररी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप उसको ट्रैक्शन से हाथ निकालोगे, ट्रैक्शन जैसे ही लीव करोगे, तो अगेन वही सिम्टम आ जाएगा। इनफैक्ट मैनिपुलेशन एंड ट्रैक्शन ओनली हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। अब देखो, ये क्लियर कट बात कर रहा है कि मैनिपुलेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल एविडेंट बेस है, वो कहता है उसके बिल्कुल शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। हाउएवर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो कि इफेक्टिव है नॉन डीजेनरेटिव डिस्क में, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जितनी भी है मैकेनिजी, उनका बड़ा इफेक्ट है। द सेम अप्लाइज फॉर अ मैनिपुलेशन। इफ अ डिस्क इज रप्चर्ड, अगर कोई डिस्क रप्चर हो गई, टूट गई है, मैनिपुलेशन विल नॉट सर्टेनली बी एफिशिएंट। दिस इज द एविडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। एक क्लियर कट बात कर रहा है कि एक डिस्क है जो मिसाल के तौर पे रप्चर हो चुकी है, जो डिस्क हर्निएशन था या डिस्क ही टूट गई है मिसाल के तौर पे, तो वहां पे मैनिपुलेशन ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। वो कभी भी आपका डिस्क का जो पानी निकल गया उसको वापस नहीं कर सकती वो भी, ठीक है। देयर सिम टू बी टू मेन इफेक्ट। अब मैनिपुलेशन जब हम करते हैं तो 2-3 तरह के इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मैं कोट कर रहा हूँ जेम सीरियक्स को, ठीक है, उनकी बुक से ये प्रेजेंटेशन बनाई है। रिडक्शन ऑफ अ डिस्क बल्ज, लेकिन बशर्ते डिस्क बल्ज हो स्लैश प्रोट्रूशन हो या इंटरनल रीअरेंजमेंट, उसमें रिडक्शन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, इसीलिए इस लाइन को फिलहाल रखते हैं कि हम जो कहते हैं कि रिडक्शन इन डिस्क बल्ज हो सकता है, लेकिन वो डिस्क की स्टेज पे डिपेंड करता है, पैथोलॉजी पे। डिस्क हर्निएशन का वर्ड यहाँ पे नहीं है, रिडक्शन ऑफ डिस्क बल्ज है या डिस्क प्रोट्रूजन है, याद रहे, ठीक है। दूसरा, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या मिलेंगे कि कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स ड्यूरिंग द थ्रस्ट जो है वो एक्टिवेट होते हैं ज्वाइंट के अंदर, कैप्सूल में जो मौजूद होते हैं मैकेनो रिसेप्टर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्पाइनल लिगामेंट्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरी ज्वाइंट को बेसिकली थ्रस्ट दे रहे हो, पूरा जो मोबाइल सेगमेंट है उसको थ्रस्ट दे रहे हो, तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होती है बेसिकली। तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल इसका मैकेनिज्म है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कुछ
मेकेनोरिसेप्टर जैसे आप थ्रस्ट देते हो वो एक्टिवेट होते हैं, फिर बॉडी को ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि भाई यहाँ पे कोई थ्रस्ट हुआ है, यहाँ पे जॉइंट पे कोई एक्टिविटी हुई है, तो काइंडली इसको हील किया जाए, या बहुत सारी चीजें, या पेन रिसेप्टर्स वगैरह, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म remains to be identified. Segmental and central theories have been proposed. Exact mechanism कोई नहीं पता, लेकिन कुछ theories हैं जो लोगों ने propose die है, कुछ hypothesis हैं। Induction of presynaptic inhibition of the segmental pain pathway, जो segmental pain pathway होता है, उसमें thrust के वक्त थोड़ी सी induction होती है, inhibition होती है, मतलब वो रुक जाते हैं बेसिकली, इसीलिए पेन बेसिकली फील नहीं होता थ्रस्ट का। जैसे पेन थ्रस्ट का फील नहीं होता, तो पेशेंट को बेसिकली पेन नहीं हो रहा होता, उल्टा उनको सुकून मिलता है, क्योंकि उनकी जो पेन उनको बेसिकली हो रहा था, उनकी जो पाथवेज है उनकी इनहिबिशन हो जाती है बेसिकली। तो इंडक्शन ऑफ प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ द सेगमेंटल पेन पाथवेज की इनहिबिशन हो जाती है बेसिकली, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को पेन नहीं होता। या दूसरा इनहिबिशन होती है किसकी, एडल्ट फाइबर्स की, जो कि मेडिएटेड पेन परसेप्शन है, जो पेन परसीव करते हैं उनकी इनहिबिशन हो जाती है। अब जाहिर सी बात है एक पेन रिसेप्टर जो पेन को लेके जा रहे हैं, जो फील कराते हैं, जब उनकी इनहिबिशन हो जाएगी तो भी पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, वो डोर्सल हॉर्न में मौजूद है, ये सारा इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ मैनिपुलेशन से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी एक थ्योरी, प्रपोज्ड थ्योरी है, सब हाइपोथेसिस है। अदर सजेस्ट, बाकी भी सजेस्ट करते हैं कुछ जनरलाइज इफेक्ट्स को, और वो जनरलाइज इफेक्ट्स क्या है कि इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइनिन्स है या वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो एंडोर्फिन लेवल है वो आपका बढ़ जाता है ड्यूरिंग द थ्रस्ट। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो सबसे ज्यादा जो कह लें कि मंजी हुई थ्योरी है, दैट क्या है कि मैनुअल थेरेपी इन जनरल इंक्लूडिंग द बोथ स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड स्पाइनल थ्रस्ट मोबिलाइजेशन रिजल्ट करते हैं डिक्रीज इन प्रेशर पेन में। जो प्रेशर पेन आ रहा है, जो पेन के रिसेप्टर्स पेन को लेके जा रहे हैं उनको इनहिबिट कर देता है, तो पेन अच्छा खासा कम हो जाता है, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सिंपल, ये एक मोस्ट प्रपोज थ्योरी है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि जो मेडिसिन का काम होता है अल्टीमेटली थ्रस्ट भी वही कर रहा है बेसिकली, सिंपल, ठीक है। स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, क्रेडिबिलिटी क्या है इसकी, कह लें कि नियरली ऑल द मैनिपुलेशन जो टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिक मेडिसिन सीएक्स में यूज की गई, इस किताब में, इस बुक में जो यूज की है वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आप कहते हो ना भाई ये स्पेसिफिक, आप ये मैनिपुलेशन करो ये रिजल्ट मिलेंगे, या इस लेवल पे होगी, वो स्पेसिफिक नहीं है। सो इन फैक्ट सो कॉल्ड स्पेसिफिक मैनिपुलेशन आर मेयरली विशफुल थिंकिंग। कोई बंदा ये कहे ना भाई स्पेसिफिकली इस एरिया को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, वो एक किस्म की काइंड ऑफ ड्रीम वाला होता है, कि एक विशफुल थॉट होता है सिंपली। तो जो सीरियस की मैनिपुलेशन है वो जनरल है, वो अस्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। प्लेसेबो इफेक्ट क्या है, प्लेसेबो ये भी है all the time to avoid a placebo effect, although it's very easy to create a placebo effect। हालांकि पेशेंट में placebo effect क्रिएट करना बहुत ही आसान है जब आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ट्राई टू वर्क एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, जो एविडेंस बेस है उसके ऊपर पॉसिबल कर लो। अदरवाइज मैनिपुलेटिव थ्योरी आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस आपको ये पता है कि मैनिपुलेशन करनी है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का पता ही नहीं है, तो उस थ्योरी पे ना चलो। तो ये भी देखें, क्लियर कट ये बात कही है, ट्राई टू वर्क एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। जितना आपके पास किसी चीज का जो है वो पर्पस हो, रीजन हो, एविडेंस हो, तो ही आपको उसको फॉलो करें। वी विल ऑलवेज मैनिपुलेट ओनली वंस फॉलोड बाय चेकिंग सम पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए क्लियर कट ये चीज लिखी हुई है, वी विल ऑलवेज मैनिपुलेट ओनली वंस। एक बार आप किसी को मैनिपुलेट करते हो तो उसके बाद पॉजिटिव चेक भी जो आउटकम्स है उसको चेक कर लो काइंडली। ऐसा नहीं कि अगेन एंड अगेन रोज वो मैनिपुलेशन करा रहा है तो आप उसके रोज मैनिपुलेशन कर रहे हो। और बेसिक एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, उसकी एसएलआर या बाकी जो भी रेंजेस वगैरह। इंडिकेशन क्या है किसी भी मैनिपुलेशन की, तो मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये तो सीरियस की मैनिपुलेशन की हम बात करें, हमारे पास मेन इंडिकेशन क्या होती है, हाइपोमोबिलिटी या माइल्ड डिस्क पेन, एनी डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क प्रोलेप्स जो है अर्ली स्टेज है, डिस्क पैथोलॉजी का अर्ली स्टेज है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, रेडिकुलोपैथी, हर्निएशन। अगर किसी को पुराना डिस्क बल्ज डिस्क का पेन रह चुका है और उस पर आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसकी करंट सिम्टम्स नहीं है, उसको रेडिकुलोपैथी नहीं है, लेकिन उसको पुराना डिस्क का पेन है लेट सपोज, तो डेफिनेटली वो एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। तो वो आपके पास मौजूद है, आप उसको मैनिपुलेट करते हो, तो यू कैन मैनिपुलेट एंड यू विल गेट द रिजल्ट टू, लेकिन बशर्तन उसको रेडिकुलोपैथी ना हो। द प्रोट्रूजन प्रेफरेबली इज एनुलर, प्रोफेबल जो प्रोट्रूजन होना चाहिए पेशेंट में वो एनुलर होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पेशेंट आपके पास
मोटर और सेंसरी लॉस के साथ आता है और वो आपको डिस्क की हिस्ट्री देता है और आप उसमें जो है लग जाते हो मैनिपुलेट करने, तो हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब आप लाइन को थोड़ा सा देखें, द प्रोट्रूजन प्रेफरेबली एनुलर होना चाहिए, नॉट टू लॉन्ग, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का प्रोट्रूजन इतना बड़ा है कि वो बेसिकली लेटरली ज्यादा निकल रहा है, L4 से निकल के L5 में जा रहा है सपोज, और फिर भी आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप कहो कि रेडिकुलोपैथी नहीं है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो अगर माइल्ड डिस्क बल्ज है, अर्ली स्टेजेस में है डिस्क प्रोट्रूजन है, तो ही आप कर सकते हो। सो पेशेंट शुड नॉट बी टू न्यूरोटिक ईदर, पेशेंट को भी न्यूरल जो अगर कह ले कि पेशेंट साइकोटिक नहीं होना चाहिए नंबर वन, या पेशेंट की न्यूरो की सिम्टम्स नहीं एक्यूट होनी चाहिए, मतलब एक्यूट इम्पिंजमेंट नहीं होनी चाहिए नर्व। So how do we know all this? How do I make a clinical selection on the basis? किस basis पे हम उसकी selection करेंगे कि किस कौन सी information manipulate हमें कहीं पे करना चाहिए, कहीं पे नहीं। It's an illusion, ये एक भ्रम है, to think that the manipulation is favorable in all patients। देखिए ये बुक की लाइन में again and again focus कर रहा हूँ। It's an illusion to think that the manipulation is favorable in all the patient। हर patient में manipulation नहीं कराई जाती। Reduction by manipulation is possible in 2/3 of the all cases of the back pain। जितने भी बैक एक के पेशेंट्स होते हैं वो क्रोनिक होते हैं लेट सपोज, और अगर रेडिकुलोपैथी नहीं है तो उनमें भी अगर आप मैनिपुलेशन करते हो तो 2/3 आपको सिर्फ रिजल्ट मिलेंगे और 1/3 आपको मिलेंगे सिर्फ शाटिका के केसेस में। ठीक है। In fact, this is biomechanically logical. The more lateral the protrusion, the more difficult to reduce। जितना डिस्क लेटरली प्रोट्रूड करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा लेटरली, उतना डिफिकल्ट होगा उसको वापस रिड्यूस करने में। ठीक है। ये अगेन वही लाइन है जो मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि वंस अगर डिस्क आपका हर्निएट हो गया तो कोई भी एक्सरसाइज उसको वापस नहीं ला सकती, अलबत्ता कोई लॉन्ग टर्म मेनल थेरेपी की एक्सरसाइजेज हो, लेकिन मैनिपुलेशन तो बिल्कुल नहीं। दिस इज कॉल्ड एविडेंस। Remember that in case of the lateral protrusion which pressure on the nerve root, याद रखो कि in case of lateral protrusion अगर किसी को हो रही है जो नर्व के रूट को प्रेशर दे रही है, मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस क्योर एग्जिस्ट। कोई भी चीज हो तो मैनिपुलेशन आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली एक स्पॉन्टेनियस क्योर एग्जिस्ट करता है, मतलब अल्टरनेट आपके पास है, लाजमी सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है। हिस्ट्री, हाउ डिड द सिम्टम स्टार्ट, हम पेशेंट से पूछेंगे भाई सिम्टम स्टार्ट कैसे हुई, आपको रेडिकुलोपैथी है नहीं है, डिस्क प्रोट्रूजन इस तरह करके, तो पेशेंट कहेगा कि ड्यूरिंग मूवमेंट कोई सडन ऑनसेट हुआ जिसको आप चुप पड़ जाना या इस तरह की हिस्ट्री देगा, या कोई वेट उठाया, अ पेन अपीयरिंगली सडनली सजेस्ट एन एनुलर प्रोट्रूजन, या एज होगी तो बिकॉज ड्राइंग आउट ऑफ द डिस्क, जब डिस्क ड्राई आउट हो जाता है जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में एमआरआई में दिखाया था, तो वो भी एज रिलेटेड डिस्क डिजेनरेटिव चेंजेस, वो भी हिस्ट्री में आता है। मैनिपुलेशन बिकम मोर इवन एफिशिएंट एज एज एडवांसेस, मैनिपुलेशन ज्यादा इफेक्टिव होंगी जिस तरह एज एडवांसेस करती है। उसका रीजन है अगर किसी को एक्यूट रेडिकुलोपैथी नहीं है तो आप वहां पे मैनिपुलेशन दे सकते हो मिसाल के तौर पे, तो एज जैसे ही बढ़ती है डीजेनरेटिव चेंजेस भी बढ़ती है, तो वहां पे जॉइंट की हाइपरमोबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे आप उसको मोबिलाइज या मैनिपुलेट कर सकते हो बशर्तन इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन। Primarily posterior lateral अगर किसी को protrusion है, this is more likely a nuclear protrusion and therefore the more suited for traction than for manipulation। देखें एक और एविडेंस हमें कह रहा है कि अगर किसी को posterior और lateral protrusion अगर मिलती है तो वहां पे ट्रैक्शन ज्यादा सुटेबल है rather than manipulation। ठीक है। अगर किसी को न्यूक्लियर सेल्फ रिड्यूसिंग डिस्क प्रोट्रूजन है जो डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, तो रिडक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम सिंस द प्रोट्रूजन रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली अपॉन चेंजिंग द पोस्चर एंड एक्टिविटी। मतलब आप उसकी कोर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करो rather than manipulation के ऊपर। तो लास्ट में लाइन क्या लिखा हुआ, दिस पेशेंट नीड्स कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज rather than manipulation। उसके बाद एग्जामिनेशन करते हो तो एक पार्टिकुलर टेस्ट सिम्टम जो कि एसएलआर वगैरह आपको पेन सिम्टम देती है। एक्यूट लंबेगो मतलब एक्यूट रेडिकुलोपैथी के साथ पेशेंट ड्यूरल पेन के साथ आता है, एक लार्ज पोस्टीरियर सेंट्रल प्रोट्रूजन आपको मिलता है अगेंस्ट द ड्यूरामेटर में उनको पेन मिल रहा है, तो मैनिपुलेशन हाईली जो है वो आपने एहतियात करना होता है। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन एक्यूट लंबेगो में, एक्सेप्ट इफ हाइपर एक्यूट, अगर वो बिल्कुल हाइपर एक्यूट हो, मिसाल के तौर पे एक्यूट पेन के साथ आपके पास आ रहा हो, बिग पोस्टीरियर सेंट्रल प्रोट्रूजन आपको मिलता है, ठीक है, तो ये उसकी इंडिकेशन में आ जाता है। कैसे डील करना है उसको हम देखते हैं। इफ वी कैन हार्डली एग्जामिन द पेशेंट, टू मच पेन, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट है, वी थिंक ऑफ एन एपिड्यूरल लोकल एनेस्थीसिया फर्स्ट। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम यहाँ पे तो नहीं दे सकते, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया अगर पॉसिबल दे सकते हो, आफ्टर विच पेशेंट शुड मूव एज मच एज पॉसिबल फर्स्ट एंड डिकम्प्रेशन।
देन फिर उसको आप डीकम्प्रेशन दे सकते हो। डीकम्प्रेशन हमारा फिजिकल थेरेपी का पार्ट है, लेकिन अगेन इतना पेशेंट पेन में पीआईवीडी के साथ आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको लोकल एनेस्थेसाइज देके पेन को रिड्यूस कर सकते हो। 1 or 2 days लेटर, एक या दो दिन के बाद ही इज वेरी मच बेटर। जब वो बेटर हो जाता है फिर उसको री एग्जामिन कर लो एंड देन मैनिपुलेट करो इफ नेसेसरी। इसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि उसको पहले ही मैनिपुलेट कर लो, पहले उसका पेन मैनेजमेंट कर लो, फिर तो एक्यूट कंडीशन में मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जाता है। अगर किसी को न्यूक्लियर एक्यूट लंबेगो है, पेन इज टू मच, टू एक्यूट, पेन बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा है लेकिन अभी शुरू हुआ है, पेशेंट वुड बी प्रोबेबली बी हैप्पी ड्यूरिंग द ट्रैक्शन। पेशेंट को ट्रैक्शन जब दोगे पेशेंट कहेगा हाँ मेरा पेन कम हुआ, तो पेशेंट की ये एक किस्म की हिस्ट्री है। बट व्हेन द ट्रैक्शन फोर्स इज रिलीज, जब ट्रैक्शन फोर्स आप छोड़ते हो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। ये भी एक अलामत है न्यूक्लियर एक्यूट लंबेगो की, कि पेशेंट को आपने ट्रैक्शन दिया, पेशेंट ने कहा मेरा पेन कम हो गया, जैसे आपने छोड़ा पेशेंट कहेगा कि जैसे आपने छोड़ा तो पेशेंट शुरू हुआ। दैट इंडिकेट द न्यूक्लियर लंबेगो। लंबेगो मतलब लंबर पेन, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेशेंट वुड बी एबल टू स्टैंड अप फ्रॉम द ट्रैक्शन टेबल आफ्टर एन आवर और इवन मोर। ठीक है, ट्रैक्शन के बाद पेशेंट खड़ा भी हो सकता है, इतना उसको फायदा होगा, लेकिन ये अलामत है एक न्यूक्लियर लंबेगो। एज एन अल्टरनेट वी कैन मैनिपुलेट इन न्यूक्लियर मैनर। इस पेशेंट में, इस कंडीशन में पेशेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। वी पोजिशन द पेशेंट, पहले पोजिशन करोगे पेशेंट को, एंड ऑफ रेंज पहुंचोगे पेशेंट के। देखें सीरेक्स का ज्यादा फोकस मैंने कहा था एंड रेंज के ऊपर था, सिर्फ थ्रस्ट के ऊपर इतना नहीं होता। तो एंड रेंज जैसे आपको मिल गई, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मैनिपुलेटिव थ्रस्ट, लाइन चेक करेंगे आप, इंस्टेड ऑफ गिविंग मैनिपुलेटिव थ्रस्ट के बजाय वी आस्क द पेशेंट टू रिमेन इन दिस पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पोजिशनल मैनिपुलेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पेशेंट को पहले पोजीशन करोगे, जिस पेशेंट में पोजीशन में पेशेंट को पेन कम हो रहा है, एंड रेंज पे लाकर आपने छोड़ देना है लंबर पे। अगर मैं लंबर की बात करूं तो साइड लाइन में जो एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड है उसको ऊपर रखो और पेशेंट को बोलो नीचे टांग ड्रॉप कर दे। मैं आगे 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 आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। और बजाय थ्रस्ट देने के पेशेंट को छोड़ दो। जब एंड रेंज पे पहुंचेगा तो टांग के वजन की वजह से और ग्रेविटी की वजह से पेशेंट को अच्छा खासा फील होगा, फोर्स फील होगा लंबर एरिया में, और वो वक्त आएगा उस पोजीशन में वो रहेगा एज रिलैक्स एज पॉसिबल फॉर अबाउट 10 सेकंड तक उसको रखो, एंड देन रिपीट दिस 8 to 9 टाइम्स पॉसिबल। ठीक है, एंड देन रिदमिकली स्ट्रेचिंग मैनूवर, कहीं पे भी थ्रस्ट नहीं लिखा हुआ, ग्रेजुअली रिडक्शन लिखा हुआ है। Deviation automatically means the protrusion is larger, the more the session will be required. More the session will be required. अगर किसी को स्पाइनल डेविएशंस है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता है कि प्रोट्रूजन उसका ज्यादा बड़ा है, और डिस्क का प्रोट्रूजन ज्यादा होगा तो मतलब बाकी सेशन भी दरकार होंगे। अगर स्मॉल प्रोट्रूशन आ जाता है और अगेंस्ट ड्यूरामीटर के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द सडन ऑनसेट एंड द माइनर पार्शियल आर्टिकुलर पैटर्न अगर किसी पेशेंट में आपको देखने को मिलता है मिसाल के तौर पे, so the taste movements don't produce the movement, आप उसकी SLR वगैरह कराते हैं तो पेशेंट को पेन नहीं मिलता, and on the top of there is a painful arc on flexion on SLR, there is a no flexion or lateral deviation। मतलब स्मॉल प्रोट्रूशन है और अगेंस्ट ड्यूरामीटर के ऊपर है, तो उसमें हमने क्या क्या करना है उसको हम थोड़ा सा। सो दिस इज द बेस्ट इमेज टू मैनिपुलेट। यहाँ पे ना देखे क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर स्मॉल प्रोट्रूशन है और थोड़ा सा ड्यूरामीटर के अगेंस्ट उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और वो मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सडन ऑनसेट, उसने सडन ऑनसेट कोई मूवमेंट परफॉर्म की है या कोई इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न हुआ जिसकी वजह से उसको पेट्रोल हुआ, तो ये सिम्टम पॉजिटिव है। उसके आप एसएलआर कराते हो, आर्टिकुलर टेस्ट मूवमेंट डोंट प्रोड्यूस द पेन, एसएलआर कराते हो ही और शी कैन डू दैट, पेन रेडिएट नहीं कर रहा, तो ये स्मॉल, ये प्योर केस है कि आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, so the reduction of internal de-enlargement is going to be obtained very fast in case of small protrusion। अब अगर किसी को sciatica है तो favorable elements क्या है, हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले if the back pain remains especially in the older patient, अगर older patients में है और बैक पेन आपको उसमें रहता है मिसाल के तौर पे, पेशेंट इज नॉट टू यंग, पेशेंट बिल्कुल यंग मतलब एडोलेसेंस वाली एज में ना हो, इफ द रूट पेन इज रिसेंट, रूट पेन अभी भी हुआ है मिसाल के तौर पे, एक्यूट इंडिकेशन को, माइनर और नो डेविएशन, या तो डेविएशन हो थोड़ी हो या बिल्कुल ना हो, फेवरेबल आर्टिकुलर साइंस हो और ओनली स्लाइट लिमिटेशन ऑफ एसएलआर, मतलब हाइपोमोबिलिटी हो आसान लफ्जों में, नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोई न्यूरोलॉजिकल इंपिंजमेंट उसको नहीं मिलती, तो ऐसी sciatica की अगर सिम्टम आपको मिलती है तो वहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो। elderly patient मिलता है तो most likely they don't have a nuclear protrusion anymore, therefore manipulation can be a good strategy, आप उसमें manipulate करा सकते हो। however we should adapt our technique to the patient age,
ओनली 3 to 4 मैन्यूवर इन वन सेशन। कोई भी आप 4-5 टेक्निक सीएक्स के उठाते हो, एक सेशन में 3 से 4 कराते हो, ज्यादातर नहीं। अ लॉन्गर इंटरवल बिटवीन द सेशन, परहैप्स जस्ट ट्वाइस अ वीक। मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है, जब भी आप किसी को मैनिपुलेट करते हो तो कम से कम 2-3 दिन का ब्रेक दे दो। इस पे ये क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर सीरियस की 3-4 मैनिपुलेशन आप एक सेशन में अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम हफ्ते में 2 बार सेशन दो। ठीक है, मतलब 3-4 दिन का ब्रेक आ गया। अवॉइड टेक्निक विथ लीवर फ्रैक्चर डेंजर, मतलब वो जो लॉन्ग लीवर टेक्निक्स है उसको वो अवॉइड करना होता है। मिक्स प्रोट्रूशन, अगर मैं किसी में आ जाती न्यूक्लियर और स्मॉल और बिग प्रोट्रूजन की सिम्टम इकट्ठे आ रही हैं तो 1 or 2 सेशन ऑफ मैनिपुलेशन विल बी सफिशिएंट एंड देन द ट्रीटमेंट बाय द कंटिन्यूअस मैकेनिकल ट्रैक्शन यू कैन अवॉइड। लेकिन यहाँ पे भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, मतलब काफी लोग पेशेंट होते हैं ना मिक्स सिम्टम के साथ आ रहे होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इफ द लियन इज नॉट डिस्क प्रोट्रूजन, अगर किसी का डिस्क प्रोट्रूजन है ही नहीं, जो लियन है वो डिस्क प्रोट्रूजन की वजह से नहीं आ रहा, किसी और वजह से आ रहा है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाए, कोई अदर कॉज हो गया। टू मच टेंशन ऑन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, लेट्स सपोज अगर किसी के लिगामेंट्स इतने टाइट हैं और उसकी डिस्क ठीक है लेकिन लिगामेंट्स इतने टाइट है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, इट विल बी यूजलेस, तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ गया। एस फोर सिम्टम्स हैं, बायलैटरल शैटिका है, अभी किसी ने पूछा था बायलैटरल शैटिका का, तो देखें वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। स्पाइनल क्लॉडिकेशन है, मतलब टेंडरनेस है मिसाल के तौर पे। यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट, अगर कोई मुस्तकिल तौर पे यूज कर रहा है एंटीकोगुलेंट तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है। प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड ट्रीटमेंट, अगर कोई ले रहा है एपिड्यूरल के या स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा हुआ है तो भी वो रिजल्ट करता है ऑस्टियोपोरोसिस और अल्टीमेटली वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर द मैनिपुलेशन। कोई आयोटिक आयोटिक ग्राफ्ट हुआ है, कोई रिसेंट सर्जरी वगैरह हुई है, प्रेगनेंसी है या कोई न्यूरोटिक पेशेंट है। ठीक है, अब मैनिपुलेशंस की जो टेक्निक्स है उसको हम बाद में देखेंगे। टिल नाउ मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चंस क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? फिर इसकी जो मैनिपुलेशन की जो हमारे पास टेक्निक्स है जितने भी हैं उसको हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम सीरेक्स की मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप पहले सीरेक्स को कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर हम आगे मैनिपुलेशन की टेक्निक्स को करेंगे। और मैनिपुलेशन की जितनी भी टेक्निक्स है मैं उसके ऊपर एक और प्रेजेंटेशन बना के हर पिक्चर को अलग तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन्ड है तो आप उसको ठीक से देख नहीं पाओगे। ठीक है, इसको मैं अलग से बनाकर आपको कल वाले लेक्चर में रखूंगा। टिल नाउ आप लोग एक चीज क्लियर कट समझ लो कि अगर थोड़ा सा भी आर्टिकल्स को आप फॉलो करते हो तो ये जो शाटिका वाली प्रेजेंटेशन है मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, लेकिन इसको आप थोड़ा सा फोकस करो। तो सीरियस मैनिपुलेट को थोड़ा सा सीरियस के कॉन्सेप्ट को समझ लो, डिफरेंट इसकी किताबें आती हैं उसको पढ़ लो, और बाकी लेक्चर हम कल का रखेंगे। तो मुझे बताओ हम इस सेक्शन को यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करते हैं, और मुझे बताओ यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और कल के हवाले से, जिसने कि मैंने आपको बताया कि कल के हवाले से भी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू बन रहा है, तो मैं आपको फेवरेबल टाइम बता दूंगा कि कौन सा टाइम हम लेक्चर के लिए रेडी रख सकते हैं। तो जो 2 से 4 हमने डिसाइड किया था वो थोड़ा सा मुश्किल बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ का कुछ इंटरनेट वगैरह का इशू हो सकता है, लेकिन उसको हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं और वो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्डिंग रात को आज आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। बाकी मेरे हिसाब से इस सेशन को यहाँ तक एंड करते हैं ताकि आप उस चीज को थोड़ा सा हजम कर सको। तो शाटिका और सीरियस के कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम, नहीं तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, बाकी जो इसकी टेक्निक्स है वो इंशाल्लाह एक एक हम उसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, ही आर शी वेलकम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ, और मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सीरेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर था और शैटिका के ऊपर था। तो क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड करेंगे, अगर क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। तो डू लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो शुड वी एंड द मीटिंग हियर गाइस, एंड देन सी यू टुमारो। कल की टाइमिंग हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कल की हमने क्या टाइमिंग रखनी है। तो कल की टाइमिंग हम ग्रुप्स में डिस्कस कर लेंगे। और अगेन मेरी गुजारिश है कोयटा वाले पार्टिसिपेंट के साथ कि काइंडली वो वर्कशॉप की डिटेल में आपको दे देता हूँ, वो आप अपने सर्कल में अपने क्लासमेट अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर लें ताकि जो है वो मैक्सिमम बच्चा ज्वाइन कर सके।
और बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए जो 50% डिस्काउंट है उसकी डिटेल भी मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ, लेकिन आप इसको शेयरिंग पे जरूर लगेगा। और अगर ओपीडी के हवाले से भी किसी ने ज्वाइन करना तो ही या शी मोस्ट वेलकम। ओपीडी फ्राइडे वाले दिन है, वर्कशॉप सैटरडे वाले दिन है, और डिप्लोमा के क्लासेस तीनों दिन है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। डन हो गया। तो फिलहाल इसको यहाँ पे एंड अप करते हैं, एंड देन गाइस सी यू टुमारो। कल की क्लासेस वी विल डिस्कस। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हाफिज।